नमस्कार दोस्तों। पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को कल जमानत मिल गई। खबर आपने देखी और सुनी होगी। लेकिन जमानत के साथ दिल्ली की पटियाला कोर्ट के एडीजे ने 18 पन्नों के जजमेंट में जो बातें लिखी है वो दिल्ली पुलिस पर, सरकार पर, केंद्र सरकार के मंसूबों पर, गृह मंत्री अमित शाह के मंसूबों पर और पूरी सत्ता के मुंह पर तमाचा है। हर शब्द, हर लफ्ज, हर पैराग्राफ इस ओर इशारा करता है कि कैसे असहमति की आवाजों को कुचला जाता है, असहमति की आवाजों को राजद्रोह के दायरे में रखकर सलाखों के पीछे भेजा जाता है। और अगर उन 18 पन्नों के जजमेंट को आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि दिल्ली के इस एडीजे धर्मेंद्र राणा को सलाम किया जाना चाहिए। और वाकई मैं जज साहब आज आपको सलाम करता हूं। देश ऐसे दौर में गुजर रहा है जब ऐसे फैसलों की जरूरत है। देश उस नाजुक वक्त में है जब सरकार असहमति की आवाजों को, जो भी पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो, कार्यकर्ता हो, उसे टुकड़े टुकड़े गैंग कहकर, देश विरोधी कहकर राजद्रोह के मुकदमे दर्ज करती है, उन्हें सलाखों के पीछे भेजती है। छोटे छोटे मामलों में एफआईआर दर्ज होते हैं और उसके बाद सरकार के लिए मुनादी करने वाली मीडिया, पूरी जमात, टोल ब्रिगेड उसे देशद्रोही की साबित करने की मुहिम में लगातार जुट जाता है। तो जज साहब, आपने जो जजमेंट दिया है, आपने जो फैसला दिया है, एक नजीर है और यह इतिहास में दर्ज होगा कि ऐसा भी फैसला हुआ था जब 22 साल की एक पर्यावरण कार्यकर्ता को टूल किट के मामले में अंतर्राष्ट्रीय साजिश का आरोप लगाकर देशद्रोही साबित करते हुए सलाखों के पीछे भेजा गया था। देश की सत्ता का सर्वोच्च पद पर बैठा शख्स, गृह मंत्री, दिल्ली पुलिस की कार्रवाइयों को जस्टिफाई कर रहा था। पूरी सरकार और पूरी मीडिया, चंद चैनल को छोड़ दें तो दिशा रवि को देश का दुश्मन साबित करने की मुहिम में शामिल थे। तब जज साहब, आपने 18 पन्नों का ऐसा फैसला दिया जिसे पढ़कर लगता है कि न्यायिक व्यवस्था में ऐसे फैसले लोकतंत्र को जिंदा करने के लिए, जिंदा रखने के लिए, लोकतंत्र की बुनियाद को मजबूत बनाए रखने के लिए कितने जरूरी हैं। हर शब्द आपका मायने रखता है जज साहब। इसलिए वीडियो सिर्फ जज धर्मेंद्र राणा को सलाम करने के लिए। कल मैं दिन भर किसान आंदोलन के लिए पश्चिमी यूपी और हरियाणा के अलग अलग इलाकों में था, इसलिए जजमेंट में पढ़ और देख नहीं पाया और कल वीडियो बना नहीं पाया। लेकिन आज जब मैंने अखबारों में विस्तार से जजमेंट के अलग अलग पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद देखा, फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, एक्सप्रेस और बाकी अखबारों में देखा और फिर ये 18 पन्नों का जजमेंट मैंने डाउनलोड किया और उसके बाद लगा नहीं, बात तो इस पर की जानी चाहिए। तो दोस्तों, क्या कहा कल जज साहब ने? दिशा रवि को जमानत देते हुए एक जो शब्द इस्तेमाल किया, एक वाक्य लिखा अपने फैसले में, जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने अपने टॉप पर नीचे एक लाइन छापी है, उसका हिंदी तर्जुमा बताता हूं। सेडिशन कांट बी यूज्ड फॉर वुंडेड वैनिटी। इसका हिंदी अनुवाद हूबहू आज नवभारत टाइम्स ने छापा है। सरकार के जख्मी गुरूर पर मरहम के लिए देशद्रोह के केस नहीं थोपे जा सकते। सरकार के जख्मी गुरूर पर मरहम के लिए देशद्रोह के केस नहीं थोपे जा सकते। यह अदालत ने, एडीजे धर्मेंद्र राणा ने अपने फैसले में लिखा है। अब जरा सोचिए, इस देश में राजद्रोह की धाराओं का कैसे बेजा इस्तेमाल हो रहा है, वो आगे बताऊंगा। लेकिन पहले जज साहब के उस फैसले के कुछ अंश को पढ़िए और इसके लिए मैं, पढ़िए और सुनिए, इसके लिए मैं दैनिक भास्कर ने विस्तार से छापा है उसका इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि जजमेंट से हिंदी तर्जुमा करके दैनिक भास्कर ने छापा है, बाकी अखबारों ने भी, नवभारत टाइम्स और कुछ और अखबारों ने छापा है। तो मैं कुछ अंश उसका बताना चाहता हूं। हो सकता है आपने पढ़ा और सुना होगा, लेकिन फिर भी इसे बार बार पढ़ना जरूरी है उन तमाम लोगों के लिए, मीडिया के उन साथियों के लिए जो दिशा रवि को बीते 7 दिनों से देश के दुश्मन साबित करने के लिए घंटों जिन्होंने डिबेट किया, सैकड़ों ट्वीट्स हुए, हजारों ट्वीट्स हुए और यहां तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 5 दिन पहले बंगाल की रैली में जाकर कहते हैं कि अगर कोई देश के खिलाफ साजिश करता है
तो उसकी उम्र नहीं देखी जा सकती। और उन्होंने बंगाल की रैली में जाकर दिल्ली पुलिस को सर्टिफिकेट दिया कि दिल्ली पुलिस सही काम कर रही है। लेकिन आज ये 16 पन्नों का जजमेंट उन सब के मुंह पर तमाचा है जिन्होंने दिशा रवि को टूल किट के एक मामले में देशद्रोही साबित करते हुए सलाखों के पीछे भेजा और ऐसा इंतजाम किया कि वो सालों साल सलाखों के पीछे रहे। तो जज साहब ने जो जजमेंट में जो बातें कही है, दैनिक भास्कर ने विस्तार से पहले पन्ने पर छापा है। असहमति को दिशा मिली। दैनिक भास्कर के हवाले से भी मैं बता रहा हूं, जिसमें धर्मेंद्र राणा ने जो जजमेंट में लिखा है उसकी एक लाइन है शुरू में, लोगों को सिर्फ इसलिए जेल में नहीं डाल सकते कि वे सरकार की नीतियों से असहमत है। यही बात तो हम सब लोग कह रहे हैं, यही बात तो तमाम बुद्धिजीवी पत्रकार कह रहे हैं जो मानते हैं कि लोकतंत्र में हक है असहमति की आवाज बुलंद करने का। जज साहब ने वही बात लिखी, इसलिए फिर से सलाम जज साहब आपको। आपने उन सब की जुबान को जजमेंट में अपने शब्दों में लिखा है जो इस देश के हजारों लाखों लोग सरकार की नीतियों से असहमत होते हुए हर रोज बोलते हैं, लिखते हैं, कहते हैं ट्विटर पर, वीडियो में, लेकिन उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग कहा जाता है। लेकिन जज साहब आपने वो सब बातें जजमेंट में लिखी जो कहा और लिखा जाता है तो उसे देशद्रोही कहा जाता है, चाहे वो संपादक हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे कार्यकर्ता हो। जज साहब ने लिखा है, धर्मेंद्र राणा साहब ने, व्हाट्सएप ग्रुप बनाना या हानिकारक टूल किट का संपादन करना अपराध नहीं है। टूल किट में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं है। पहचान छिपाना सिर्फ विवाद से बचने की कोशिश मात्र है। क्योंकि आरोप लगा था कि पहला टूल किट जो बनाया गया, जिसको ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया, उसमें दिशा रवि और उनके 2 साथियों का नाम था। जब दिशा को लगा कि इससे नाम का खुलासा होगा, उन्होंने दोबारा संदेश देकर उसमें से एडिट किया, अपना नाम हटाया और दोबारा ग्रेटा थनबर्ग को भेजा। उसे माना गया कि कितनी बड़ी साजिश है। टूल किट में संपादन हुआ, नाम हटाया गया और उसे इस तरह से चिन्हित करके पुलिस ने अपने आरोपों में दिशा रवि के खिलाफ एक मामला बनाया। जज साहब ने आगे लिखा, जजमेंट 18 पन्नों का जजमेंट, कुछ पन्ने मैंने पढ़े हैं, कुछ पन्ने अभी पढ़ रहा था और पढ़ूंगा। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ नहीं है जिससे लगे दिशा ने अलगाववादी विचार का समर्थन किया। पुलिस इतना ही बता पाई कि आरोपी ने टूल किट ग्रेटा थनबर्ग को भेजी, इसके अलावा कुछ नहीं। इसके बाद क्या लिखा, ऐसे कोई प्रमाण नहीं जिनसे साबित हो कि दिशा और उसके सहयोगियों के उकसावे में भारत के किसी भी दूतावास में हिंसक गतिविधि हुई। सतही और हल्के सबूत किसी 22 साल की युवती को जेल में रखने के लिए पर्याप्त नहीं। ये जज एडीजे धर्मेंद्र राणा लिख रहे हैं, सतही और हल्के सबूत। तो गृह मंत्री अमित शाह जी, प्रधानमंत्री मोदी जी, आपके सारे मंत्री जी और आपके सारे पत्रकार जी और चैनलों में बैठे एंकर और प्रवक्ता जी और पर्दे के पीछे चैनल चलाने वाले संपादक जी, इस जजमेंट के इन पन्नों को पढ़कर एक बार आईना देखिएगा और बीते 6-7 दिनों में से जो माहौल बनाया है उसको याद करते हुए क्या कहें, अपनी गाल पर तो तमाचा नहीं मार सकते, लेकिन मान लीजिएगा कि यह जजमेंट आपके गाल पर तमाचे की तरह है। और लाइनें इसकी सुनिए जजमेंट के। जज साहब ने लिखा, उन्होंने ऋग्वेद की ऋचाओं का इस्तेमाल किया और उन्होंने लिखा, हमारी सभ्यता 5000 साल पुरानी है। हम भिन्न विचारों के प्रति कभी प्रतिकूल रुख वाले नहीं रहे। ऋग्वेद में भी कामना की गई, संस्कृत का एक श्लोक है उसके बाद लिखा, हमारे लिए सभी कल्याणकारी विचार आए और सभी तरह के विचारों का स्वागत किया गया 5000 साल पहले के ऋग्वेद में। और कल्याणकारी विचार, असहमति के विचार, उन विचारों के लिए हम क्या नजरिया रखते हैं बीते 6 साल में हम देख रहे हैं। आगे क्या लिखते हैं, असहमति हर एक का अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 19 में असहमति का हक अंतर्निहित है। मेरी राय में बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी के तहत यह भी शामिल है कि ऐसा करने वाले दुनिया का ध्यान अपनी अभिव्यक्ति की ओर आकर्षित कर सकेंगे। यह जजमेंट का हिस्सा है, हिंदी तर्जुमा बोल रहा हूं मैं और दैनिक भास्कर के हवाले से। उसके बाद क्या है, जांच आजादी में बाधक नहीं। जांच शुरुआती दौर में है, सबूत जुटाने की प्रक्रिया में है, फिर भी जांच एजेंसियों ने याचिकाकर्ता को गिरफ्तार करने का रास्ता चुना, लेकिन उन्हें आशंका के आधार पर नागरिक की आजादी में बाधा डालने की इजाजत नहीं दे सकते। गौर से एक एक पंक्ति को सिर्फ सुनिए। सुनिए वो तमाम लोग जो हर असहमत आवाजों को देशद्रोही मानते हैं, क्योंकि उनके लिए मोदी मतलब देश,
उनके लिए बीजेपी मतलब देश, उनके लिए सत्ता मतलब देश है। तो जब सत्ता और देश मिल जाए आपकी नजर में तो यही होता है। आप मानते हैं कि मोदी ही देश है, और जो मोदी की आलोचना करता है, जो मोदी की नीतियों का आलोचना करता है, सब देशद्रोही है। इसी में आगे उन्होंने लिखा है, पुलिस हिरासत में 5 दिन दिशा से पूछताछ की गई। ऐसे में अब दिशा की आजादी पर बंदिश न तार्किक है न कानूनी। उनकी जमानत का विरोध करना रस्म अदायगी से कुछ नहीं है। तो पॉइंट बाय पॉइंट जज एडीजे धर्मेंद्र राणा ने जो कुछ लिखा है इतिहास में दर्ज होगा। बात सिर्फ दिशा रवि की जमानत का नहीं है, बात सरकार की नीयत का है, बात उस एजेंडे का है जिसमें आप किसी भी ढंग से जो सरकार के फैसलों का विरोध करता है, जो सरकार की नीतियों का विरोध करता है, उन्हें उसे घेर करके इस ढंग से राजद्रोह के दायरे में लाया जाता है, यूएपीए के दायरे में लाया जाता है, और मीडिया के जरिए ऐसा माहौल बनाया जाता है कि यह शख्स कितना बड़ा देशद्रोही है, और इसके लिए जगह है तो सिर्फ सलाखों के पीछे। मीडिया की यह भूमिका पहले नहीं थी, लेकिन यह भूमिका बीते सालों में हुई। जज, जूरी और अदालत सब चैनलों में लगता है, और उसके बाद उसी हिसाब से चीजें चलती है, जो दिशा रवि के मामले में हुआ। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जजमेंट में है। उसी में एक अंश ये भी है जो मैं देख रहा हूं, अनुवाद मैं बता रहा हूं आपको, जिसमें है कि नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान करने और संचार हासिल करने के सर्वोत्तम साधनों का उपयोग करने का मौलिक अधिकार है, जब तक कि कानून के चारों कोनों के तहत इसकी इजाजत हो, जैसे कि विदेशों में दर्शकों तक पहुंच का मामला हो। यह भी जज साहब ने लिखा। तो अगर टूल किट है तो मैं तो कहूंगा आज की तारीख में यह जजमेंट, यह फैसला अभिव्यक्ति की आजादी का टूल किट है, जिस टूल किट को प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उनके सारे प्रवक्ता और प्रवक्ता की शक्ल में बैठे बहुत सारे पत्रकार, सबको इस 18 पन्ने के टूल किट को पढ़ना चाहिए। और हर पैराग्राफ बहुत अहम है। दिमाग के दरवाजे, बंद दरवाजे खुलेंगे अगर थोड़े भी नागरिक के तौर पर आप सोचते हैं। अगर आप सोचते हैं सत्ता के ढिंढोरची के तौर पर, तो आपके लिए मैं जानता हूं कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ आपके जहन में यह होगा कि यह जज भी कहीं उसी तरह से टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हो सकते हैं। आपकी सोच इस हद तक भी जा सकती है। दिशा रवि के खिलाफ जब पुलिस ने राजद्रोह की धाराएं लगाई और चारों तरफ से शिकंजा कसा गया, दिशा रवि और उनके साथियों को देश के खिलाफ साजिश रचने के आरोप लगाकर कि ये लोग भारत में अशांति फैलाना चाहते थे, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, विदेशी साजिश का हिस्सा थे, ऐसी तमाम बातें दिल्ली पुलिस की तरफ से कही गई। और ऐसा लगा कि इस देश को कितनी बड़ी चुनौती दिशा रवि, जो 22 साल की लड़की है, जो पर्यावरण कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है, और उनके साथी कितनी बड़ी चुनौती दे रहे थे और कितना बड़ा खतरा थे। तब कई लोगों ने, बुद्धिजीवियों ने, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज दीपक गुप्ता ने कहा कि लोगों की आवाज दबाने के लिए बीते 2-4 साल में इन कानूनों का बहुत दुरुपयोग हो रहा है, और उन्होंने भी दिशा रवि के मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाए। लेकिन दिक्कत यह है कि जो भी पुलिस की भूमिका पर ऐसे मामलों में सवाल उठाता है, और सरकार की इस तरह की कोशिश जो एक सुनियोजित ढंग से होती है कि ऐसे लोगों को राजद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग साबित करके और लोगों की नजर में इतना नीचे ले जाओ, और मीडिया उसमें अपना भाईचारा सरकार से निभाता है, तब जो लोग विरोध करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है सोशल मीडिया में उन ट्रोल्स को झेलना। लेकिन जज साहब ने ऐसी बात कही, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज ने, और उस लड़की ने, दिशा रवि ने, जब यह मामला लगातार मीडिया में इसी तरह से चल रहा था, अदालत में उनके खिलाफ यही बातें सरकार की तरफ से कही गई, तो दिशा रवि ने एक बात कही, वो बहुत अहम है। 21 फरवरी को कहा कि किसानों का मुद्दा उठाना अगर राजद्रोह है तो मैं जेल में ही ठीक हूं। तो 22 साल की इस लड़की में यह हौसला था कि उसने कहा कि अगर यह अपराध है किसानों का मुद्दा उठाना, तो मैं जेल में ठीक हूं। लेकिन खैर, आज अगर कहें, दिशा रवि को न सिर्फ जमानत मिली है, बल्कि उनकी जमानत के साथ दिल्ली की अदालत का यह फैसला एक ऐतिहासिक फैसला है, ऐतिहासिक ऑर्डर है। और जब भी राजद्रोह के मामले दर्ज होंगे ऐसे मामलों में, तो कम से कम उस फैसले के पन्ने हम आप पलट सकते हैं। सरकार से उम्मीद नहीं करिए, सिस्टम ऐसे ही काम करेगा।
पुलिस ऐसे ही काम करेगी, लोगों को ऐसे ही असहमत आवाजों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। लेकिन हमारे पास कम से कम 18 पन्नों का यह फैसला तो होगा कि पढ़कर एक बार सरकार को आईना दिखा सकेंगे कि 18 पन्नों में दिल्ली की अदालत के एडीजे धर्मेंद्र राणा ने कुछ बातें लिखी है और वो बातें सरकार की उस मंशा के खिलाफ है जो लोकतंत्र में असहमत आवाजों को कुचलना चाहती गाहे बगाहे। जज साहब ने 18 पन्ने के अपने फैसले में बहुत कुछ लिखा है। उसी में यह भी लिखा है कि कानून ऐसी गतिविधियों को अभिप्रेरित करता है जैसा कि इरादा किया जाता है या जनता की अव्यवस्था या अशांति पैदा करने की प्रवृत्ति होती है। दिशा रवि द्वारा अलगाववादी ताकतों के साथ जुड़े होने के सवाल पर जज ने उसी में कहा है, जजमेंट में, मेरा मानना है कि आवेदक ने अलगाववादी प्रवृत्तियों का समर्थन सिर्फ इसलिए किया क्योंकि उसने ऐसे लोगों के साथ एक मंच साझा किया जो कानून का विरोध करने के लिए जमा हुए हैं। रिकॉर्ड में ऐसा कोई लिंक नहीं है जो आवेदक और प्रतिबंधित संगठनों से उसे जोड़ता हो। न ही ऐसी दलील दी गई है, न साबित किया गया कि किसान एकता एक ऐसा संगठन है जिसका एजेंडा राजद्रोही है। यह भी जज साहब ने लिखा है। इसको नवभारत टाइम्स के हवाले से मैं पढ़ रहा हूँ। नवभारत टाइम्स में भी उसके अनुवाद का हिस्सा है। चूंकि मैं अनुवाद नहीं कर पाया 18 पन्नों का, इसलिए मैं जहां अनुदित हिस्से हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद उसी में लिखा है जज साहब ने, मतभेद, असहमति, विचलन, असंतोष या उस मामले के लिए यहां तक कि स्वीकृति राज्य नीतियों में निष्पक्षता के लिए वैध उपकरण के तौर पर मान्यता प्राप्त है। एक उदासीन या विनम्र नागरिकता की बजाय एक जागरूक और मुखर नागरिकता में निर्विवाद रूप से एक स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र का संकेत मिलता है। नागरिकता को कैसे परिभाषित किया है जज धर्मेंद्र राणा ने अपने फैसले में, फिर से सुनिए। उन्होंने लिखा है, एक उदासीन या विनम्र नागरिकता की बजाय एक जागरूक और मुखर नागरिकता में निर्विवाद रूप से एक स्वस्थ और जीवंत लोकतंत्र का संकेत मिलता है। जागरूक और मुखर नागरिकता, यही तो इस दौर की जरूरत है कि आप जागरूक हो, आप समझें कि सही और गलत क्या है, आप समझें सरकार, सिस्टम, पार्टी का एजेंडा क्या है, कोई भी पार्टी हो। आप समझें कि हिंदू, मुसलमान, देशद्रोही, राजद्रोही, टुकड़े टुकड़े गैंग, इस खांचे में बांटने की कोशिश कौन लोग करते हैं, किनको करते हैं और कैसे आसानी से किसी को राजद्रोही ठहराया जाता है। भले वो शख्स सेना में 30 साल रहा हो, सामने से गोलियां खाई हो, हाथ पैर सेना में रहते कट गए हो, 71 से लेकर करगिल की लड़ाई में हिस्सा ले चुका हो, लेकिन आज के दौर में हर वो आदमी राजद्रोही की श्रेणी में सरकार की तरफ से उस खांचे में भेज दिया जाता है उसे, जो सरकार से असहमत होता है। तो जज साहब ने अपने फैसलों में बहुत कुछ ऐसा कहा है जिसके मायने आप निकाल सकते हैं। उसी में जज साहब ने नागरिक के मौलिक अधिकार का बार बार हवाला दिया, अभिव्यक्ति की आज़ादी का हवाला दिया और उसके बाद उन्होंने लिखा है, यहां तक कि हमारे संस्थापक पिताओं ने बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी को मूलभूत अधिकार बनाकर विभिन्न खंडों से आने वाले विचारों को जरूरी मान दिया। अब यह जजमेंट क्यों इस वक्त मायने रखता है? क्योंकि आपको पता होगा कि अभी हाल के दिनों में 26 जनवरी की घटना के बाद एक खबर में एक गलत जानकारी, जो सरकार का दावा है कि वो जानकारी गलत थी, हालांकि उनके परिजनों का कहना है कि वो जानकारी सही थी। एक लड़का जो उत्तराखंड का था, जिसे 26 जनवरी के दिन उसके परिवार वालों ने कहा कि उसे गोली लगी, पुलिस का कहना है गोली नहीं लगी। विवाद अभी भी है, लेकिन उस तरह की खबर राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट की और उस खबर को और जिन लोगों ने इंडोर्स किया उन तमाम पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह के मामले दर्ज किए गए। 6 पत्रकार, जिसमें मृणाल पांडे जैसी वरिष्ठतम पत्रकार भी हैं, जफर आगाह और बहुत सारे लोग हैं। इसके पहले विनोद दुआ पर राजद्रोह का मामला हिमाचल में दर्ज किया गया। तो राजद्रोह एक ऐसा हथियार है, राजद्रोह की धाराएं आईपीसी की, यूएपीए की धाराएं, जिसका इस्तेमाल सरकार हर वक्त कर रही है। हर ऐसे शख्स के खिलाफ करने की कोशिश होती है जो सरकार से असहमत होता है या सरकार को असहज करता है, चाहे सोशल मीडिया के जरिए, चाहे किसी और तरीके से विरोध प्रदर्शन के जरिए। और हुआ क्या है दोस्तों, राजद्रोह के आंकड़े अगर देखेंगे, वो भी मैं दैनिक भास्कर में ही देख रहा था, 17 फरवरी को भास्कर ने छापा है कि देश में 2 साल में 6300 लोगों पर राजद्रोह का केस दर्ज हुआ। 6300 2 साल में, सिर्फ 2 साल में। और उसके बाद उसमें
और ये डेटा कई बार चेक करके भास्कर ने लिखा है, और इतने जो मामले दर्ज हुए हैं उसमें जैसे भास्कर ने लिखा है, एनसीआरबी डेटा के अनुसार साल 2014 से 16 के बीच राजद्रोह के तहत 169 लोगों की गिरफ्तारी हुई, मगर आरोप सिर्फ 2 पर साबित हुए। 2016 से 19 के बीच राजद्रोह में गिरफ्तार लोगों में से केवल 2% पर आरोप साबित हुए। 2019 में 96 गिरफ्तार हुए, सिर्फ 2 पर भी आरोप तय हुए। 2020 में लगभग 3000 लोगों पर सीएए कानून के विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने की वजह से राजद्रोह के मामले दर्ज हुए। और अगर ये राजद्रोह के मामले लगातार दर्ज हो रहे, अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ कानून, करीब 150 साल पुराना कानून, अंग्रेज चले गए, धाराएं छोड़ गए, और इस धारा का 124A सेडिशन, इसका इस्तेमाल हर सरकार ने किया। ऐसा नहीं है कि 6 साल में हो रहा है, उसके पहले नहीं हो रहा था। यूपीए सरकार के वक्त भी हुआ, उसके पहले भी हुआ, बाकी राज्यों में भी हुआ, लेकिन बीते 4-5 सालों में इन धाराओं का इस्तेमाल, राजद्रोह की धारा, यूपीए का इस्तेमाल बढ़ा है, और इसको लेकर सारे आंकड़े सर्वविदित हैं। और तब जबकि राजद्रोह को सुप्रीम कोर्ट ने परिभाषित किया है समय समय पर कि कैसे मामलों में राजद्रोह का धारा लगाया जा सकता है। चर्चित मामला है केदारनाथ सिंह वर्सेस बिहार, बलबंत सिंह बनाम पंजाब स्टेट, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था किसी भी परिस्थिति में सरकार की आलोचना करना राजद्रोह के तहत नहीं गिना जाएगा। भले ही कठोर शब्द कहे गए, लेकिन अगर वो हिंसा नहीं भड़काते हैं तो राजद्रोह नहीं बनता। ये केदारनाथ बनाम बिहार के मामले में 1962 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ऐसे कई फैसले हैं, और अब तो ताजा जो दिल्ली के एडीजे, पटियाला हाउस के एडीजे धर्मेंद्र राणा का फैसला है। लेकिन ये सारे फैसले सरकार की जो मंशा है, सरकार के मंसूबे और इरादे हैं, उसके सामने दम तोड़ देते हैं। सारी चीजें कागजों में दर्ज हैं, अदालती फैसलों में कहीं आर्काइव में रखा है, गाहे बगाहे कुछ अखबारों में उनके आंकड़े छपते हैं, लेकिन सरकार वैसे ही करती है जैसे दिशा रवि के मामले में हुआ। किसानों के खिलाफ, किसान नेताओं के खिलाफ भी, सबके खिलाफ राजद्रोह की धाराएं लगा दी गई, यूएपीए की धाराएं लगा दी गई, और कैसे गिरफ्तारी की कोशिश हुई आप जानते हैं। तो मकसद दोस्तों यह है इस वीडियो का, पहले तो फिर से जज साहब को सलाम करना, क्योंकि न्यायिक व्यवस्था पर यकीन होता है, और न्यायिक व्यवस्था लोकतंत्र का कस्टोडियन है। ये जब ऐसे फैसले आते हैं तो एक बार फिर वो भरोसा यकीन में बदलता है, वो उस भरोसे की जड़ें बहुत गहरी होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं खत्म करूंगा, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और मैं चूंकि लगातार किसान आंदोलन के कवरेज के दौरान कई जगहों पर मैं यूपी, हरियाणा, अलग अलग सीमाओं पर जहां किसान बैठते हैं वहां मैं लगातार घूमता रहता हूं, इसलिए कई ऐसी खबरें जिस पर कई साथी मुझे मैसेज भेजते हैं। रोजगार का सवाल है, कुछ लोगों ने कहा इस पर वीडियो बनाइए, कई बार मौका नहीं मिलता, कोशिश करूंगा उसको बनाऊं। लेकिन इसमें एक और चीज खत्म करने से पहले, टूल किट के मामले में जो एक को एक्यूज्ड हैं शांतनु मुलुक, उनके बारे में भी अदालत ने कहा है कि ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेना कोई अपराध नहीं है, क्योंकि ट्रैक्टर परेड की अनुमति खुद पुलिस ने दी थी। ये उस मामले में भी कहा है एडीजे धर्मेंद्र राणा ने। तो बहरहाल, तो ये वीडियो चूंकि लंबा हो रहा है इसलिए मैं खत्म करता हूं। आप सबसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, और आप लोग भी मौका मिले तो जजमेंट की इन लाइनों को, फैसले की इन लाइनों को जरूर पढ़ें। ये जरूरी है, क्योंकि लोकतंत्र में भरोसा रखना, लोकतंत्र को मजबूत करना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। और नागरिक की जिम्मेदारी है, वो क्या जिम्मेदारी है, वो भी इस फैसले में जज साहब ने अपने शब्दों में लिखा है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार।